ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज देश को आप जैसे इंडस्ट्री रेडी ग्रेजुएट्स मिल रहे हैं। आपको बधाई आपके परिश्रम के लिए, आपने इस यूनिवर्सिटी में सीखा है उसके लिए, और शुभकामनाएं नेशन बिल्डिंग के जिस बड़े लक्ष्य को लेकर आज आप यहां से प्रस्थान कर रहे हैं उस नई मंजिल के लिए, नए सफर के लिए। मुझे विश्वास है कि आप अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनलिज्म से आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बन के उभरेंगे। आज पीडीपीयू में जुड़े 5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। ये नई सुविधाएं पीडीपीयू को देश के एनर्जी सेक्टर का ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक अहम सेंटर बनाने वाली है। साथियों, मैं बहुत शुरुआत काल से इस यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट से जुड़ा रहा हूं और इसलिए मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज पीडीपीयू देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी एक जगह बना रहा है। और मुझे ये देखकर बहुत गर्व होता है कि यूनिवर्सिटी अपने समय से बहुत आगे चल रही है। बीते 1.5 दशक में पीडीपीयू ने पेट्रोलियम सेक्टर के साथ साथ पूरे एनर्जी स्पेक्ट्रम और अन्य क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया है। और पीडीपीयू की प्रगति देखते हुए आज मैं गुजरात सरकार को भी अनुरोध करता हूं कि जब मैं इस काम पे शुरू में सोच रहा था तब मेरे मन में था कि एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, क्योंकि गुजरात पेट्रोलियम क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन अब जिस प्रकार से देश और दुनिया की रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी ने अपना रूप लिया है, मैं गुजरात सरकार से आग्रह करूंगा कि कानून में अगर आवश्यक हो तो परिवर्तन करके इसको सिर्फ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के बजाय अच्छा होगा अब इसको हम एक एनर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करें उसका नाम, क्योंकि उसका रूप दायरा बहुत विस्तार होने वाला है। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कल्पना मेरी ही थी और आज मेरी ही कल्पना का विस्तार करते हुए मैं पेट्रोलियम की जगह पे पूरा एनर्जी सेक्टर को इसके साथ जोड़ने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। यहां स्थापित होने जा रहे 45 मेगावाट का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर टेक्नोलॉजी, देश के लिए पीडीपीयू के लार्जर विजन को भी ये प्रकट करता है। साथियों, आज आप यूनिवर्सिटी से निकल करके इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। जब पैंडेमिक के चलते पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं, ऐसे में आज भारत में एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की, एंटरप्राइज स्पिरिट की, एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। यानी आप सभी सही समय पर सही सेक्टर में पहुंचे हैं। इस दशक में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लाखों करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। इसलिए आपके लिए रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक अवसर ही अवसर ही अवसर है। साथियों, आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें भी आप सभी के लिए अनेक अनेक संभावनाएं हैं। देश की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। इस सेक्टर के आप जैसे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक विशेष फंड भी बनाया गया है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई कंसेप्ट हो
जिसे आप इंक्यूबेट करना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए एक बेहतरीन अवसर भी है, सरकार की तरफ से तोहफा भी है। साथियों, अगर आप 100 वर्ष पहले के समय को याद करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आज मेरे देश के नौजवान उस कालखंड को याद करें। 100 साल पहले, आज हम 2020 में हैं। सोच लीजिए 1920 में जो आपकी उम्र का था, आप आज 2020 में उस उम्र के हैं। 1920 में जो आपकी उम्र का था, उसके सपने क्या थे? 1920 में जो आपकी उम्र का था, उसका जज्बा क्या था, उसकी सोच क्या थी? जरा 100 साल पुराने इतिहास पर नजर करें, याद करेंगे तो 1920 से शुरू हुआ समय भारत की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। 1857 का जंग, स्वातंत्र संग्राम एक विशेष टर्निंग पॉइंट बना, लेकिन 1920 से लेकर के 1947, 1920 टू 1947 का जो समय था, वो बिल्कुल ही अलग था। हमें इस दौर में इतनी घटनाएं दिखती है, देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, यानी पूरे देश का बच्चा बच्चा आजादी के जंग का सिपाही बन गया था। खुद के जीवन के सपनों को लोगों ने आहूत कर दिया था और संकल्प लिया था आजादी का। और हमने देखा है कि 1920 टू 1947 तक की जो युवा पीढ़ी थी, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कभी मन में होता होगा, काश मेरा जन्म भी 1920 और 1947 के कालखंड में होता, मैं भी देश के लिए भगत सिंह बनकर के चल पड़ा होता। ये आपके मन में भी होता होगा। लेकिन दोस्तों, हमें उस समय देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, आज हमें देश के लिए जीने का मौका मिला है। उस समय के नौजवान भी अपना सब कुछ देश के लिए अर्पित करके सिर्फ एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, और लक्ष्य क्या था? भारत की आजादी। और उसमें कई धाराएं थी, लेकिन सब धाराएं एक ही दिशा में चल रही थी, और वो दिशा थी मां भारती की आजादी। चाहे महात्मा गांधी का नेतृत्व हो, चाहे सुभाष बाबू का नेतृत्व हो, चाहे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का नेतृत्व हो, चाहे वीर सावरकर का नेतृत्व हो, मंजिल एक थी, मां भारती की आजादी। मेरे नौजवान साथियों, आज हम उस दौर में नहीं है, लेकिन आज भी मातृभूमि की सेवा का अवसर वैसा ही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जीना सीख सकते हैं, जी करके दिखा सकते हैं। आज हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए खुद ही एक आंदोलन बन जाना है, एक आंदोलन का सिपाही बनना है, एक आंदोलन का नेतृत्व करना है। आज हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए हर हिंदुस्तानी को, और खास करके मेरे नौजवान साथियों, आपसे मेरी अपेक्षा है, हमें अपने आप को खपाना है। आज का भारत परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने भीतर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर बनाए रखिएगा। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए हो, देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो। आज देश अनेक सेक्टर्स में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, इच्छाओं के अंबार से संकल्प की शक्ति अपरंपार होती है। करने को बहुत कुछ है, देश के लिए पाने को बहुत कुछ है, पर आपका संकल्प, आपके लक्ष्य फ्रेगमेंटेड नहीं होने चाहिए, टुकड़ों में बिखरे पड़े नहीं होने चाहिए। आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, आप खुद में एनर्जी का एक विशाल भंडार भी महसूस करेंगे। साथियों, मानव जीवन के लिए गति और प्रगति अनिवार्य है। साथ साथ हमें भावी पीढ़ी के लिए प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, अनेक चुनौतियां थी, नए सिरे से मैं सोचता था। साथियों, एक बात मान के चलिए, रिस्ट्रिक्शन डू नॉट मैटर, योर रिस्पॉन्स मैटर्स। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। गुजरात पहला राज्य था जिसने अपने स्तर पर सोलार पॉलिसी बनाई थी। तब ये बात आई थी कि सोलार बिजली की कीमत प्रति यूनिट 12-13 रुपया तक जाएगी। ये कीमत उस समय के हिसाब से बहुत कम थी, क्योंकि थर्मल की जो बिजली थी
वो 2, ढाई, 3 रुपये तक मिल जाती थी। वही बिजली अगर 13 रुपया, अब आप जानते हैं आजकल जिस प्रकार से हो हल्ला करने की फैशन है, हर चीज में नुक्स निकालने की फैशन है, उस समय तो और मेरे लिए तो बड़ी परेशानियां रहती थी। अब मेरे सामने विषय आया, कहाँ 2 रुपये 3 रुपये वाली बिजली और कहाँ 12-13 रुपये बिजली वाले। लेकिन साथियों, मैं जेन्युइनली मानता था कि हमें कुछ न कुछ तो लाइफस्टाइल बदलने के लिए करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी की तरफ जाने का फैसला लिया और हमने ईमानदारी के साथ ये निर्णय किया, उज्जवल भविष्य के लिए किया, एक विजन के साथ किया। गुजरात में सोलर प्लांट की शुरुआत हुई, बहुत बड़ी मात्रा में हुई, लेकिन उसी समय जब गुजरात ने पॉलिसी बनाई तो भारत सरकार ने भी फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही पॉलिसी उस समय बनाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 18-19 रुपया दाम तय किया। अब हमारे अफसर आए, बोले साहब ये हम 12-13 देंगे, ये 18-19 देंगे, तो हमारे यहाँ कौन आए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं 12-13 पर ही टिका रहूंगा, 18-19 की मैं देने को तैयार नहीं हूं। लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, दुनिया हमारे यहां आएगी, एक अच्छे गवर्नेंस के मॉडल के साथ आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, आज देख रहे हैं आप कि गुजरात ने जो सोलर का इनिशिएटिव लिया, आज गुजरात सोलर पावर जनरेशन में कहां पहुंचा है वो आपके सामने साक्षी हैं। जो 12-13 रुपये से शुरू हुआ था, वो पूरे देश में सोलर एक मूवमेंट बन गया। और यहां आने के बाद तो मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऐसा एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जिसमें दुनिया के करीब 80-85 देश उसके मेंबर बन गए हैं और पूरे दुनिया में मूवमेंट का कारण बन गए हैं। लेकिन ये कन्विक्शन, क्लीन हार्ट के साथ कन्विक्शन, उसका ये परिणाम है कि आज हिंदुस्तान सोलर के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज प्रति यूनिट कीमत 12-13 से कम होकर के 2 रुपये से भी कम पहुंच गई है। आज देश की भी एक प्रमुख प्राथमिकता सोलर पावर बन गया है और हमने 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए संकल्प किया हुआ है और मुझे विश्वास है कि हम 2022 के पहले इसको पूरा कर लेंगे और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा लक्ष्य है 450 गीगावाट। बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये भी समय से पहले पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। देयर इज नो सच थिंग एट कैन नॉट हैपन, देयर इज आइदर आई विल मेक इट हैपन और आई विल नॉट मेक इट हैपन। ये विश्वास आपको हमेशा काम आएगा। साथियों, बदलाव चाहे खुद में करना हो या दुनिया में करना हो, बदलाव कभी एक दिन, एक हफ्ते या एक साल में नहीं होता। बदलाव के लिए थोड़ा ही प्रयास, लेकिन थोड़ा थोड़ा निरंतर प्रयास, लगातार सस्टेन हमें हर दिन करता पड़ता है। नियमित होकर किए गए छोटे छोटे काम बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। अब जैसे कि आप अगर हर दिन कम से कम 20 मिनट कुछ नया पढ़ने का या सीखने की आदत डाल सकते हैं, इसी तरह आप ये भी सोच सकते हैं कि क्यों न हर दिन 20 मिनट कुछ नया सीखने के लिए डेडिकेट किए जाएं। एक दिन में अगर आप देखोगे तो ये केवल 20 मिनट की ही बात होगी, लेकिन यही 20 मिनट एक साल में 120 घंटे बराबर हो जाएंगे। ये 120 घंटों का प्रयास आपके भीतर कितना बड़ा बदलाव कर देगा, ये महसूस करके आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। साथियों, सतत प्रयास, सस्टेन एफर्ट्स आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज बिल्ड कर देते हैं जिसका असर शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत बड़ी आपकी अमानत बन जाता है, बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। हमारा हर काम राष्ट्र के काम हो, इसी भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।